दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जल, जंगल, जमीन, प्रकृति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक और जैव विविधता है तो जीवन है, वरना जीवन के कोई मतलब मायने नहीं रह जाते हैं। लेकिन आज विकास की दौड़ में या कहें अति उपभोक्तावादिता, अति पूंजीवादिता, अति स्वार्थवादिता और अति संग्रह की जो बंदरबाट चल रही है और कभी खत्म न होने वाली अंधी दौड़ चल रही है, उसके कारण जो विकास है वो सिर्फ एक तरफा हो रहा है और उसके अलावा सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया है, एक तरफा भौतिक विकास तक। तो आज चूँकि हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, देहरादून में कमोबेश आप 20-30 साल पहले यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे हरे भरे जंगल हुआ करते थे, चारों तरफ से ये जंगलों से ढका हुआ था, विविध प्रजाति के जंगल हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम 20-30 साल बाद और उत्तराखंड गठन के बाद की बात करें तो यहाँ पे तेजी से जंगलों का विनाश हुआ है और नए जंगल, नए पौधे तो लगाए बहुत कम लगाए गए या लगाए ही नहीं गए हैं। हाँ, जंगलों का विनाश जरूर हो रहा है और वो भी खुद सरकार ही करवा रही है, सरकार ही उसके ठेके दे रही है और वो करवा रही है खुद अपने आप। तो स्थितियाँ ये हैं, आज यहाँ पे थोड़ा पर्यावरण बचाने की कवायद भी चल रही है। कुछ लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे, और तो इनसे थोड़ा परिचय भी पूछेंगे और ये कवायद जो शुरू की गई कब से की गई है और इसके क्या मायने हैं, क्या उद्देश्य हैं और ये कवायद कितनी सफल रही है अब तक। हम जो हैं पर्यावरण बचाओ आंदोलन के लोग हैं, अलग अलग संगठनों से हैं। क्या नाम है सर? मैं विजय भट्ट हूँ। जैसे मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हूँ, महिला मंच से लोग हैं, दूसरे और इंसानियत मंच के लोग हैं, CFGD के लोग हैं, कई लोग इसके अंदर, कई ग्रुप शामिल हैं जो दून की घाटी के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पिछले कई सालों से संघर्षरत हैं। विशेष रूप से पिछले साल खलंगा में जो TPT प्लांट था उसका विरोध करते हुए उस पर हमने सफलता हासिल की। फिर जो है कैनाल रोड और ये अपना कैंट रोड, इस पर पेड़ काटने की बात आई थी। वहाँ बहुत यहाँ देहरादून का पूरा नागरिक समाज इकट्ठा हुआ और वहाँ उसको खिलाफ लड़ा। अभी 7 मोड़ वाली बात चल रही है। ऐसे ही मसूरी जो वे है अपना क्या बोलते हैं मिसराज पट्टी वाला, जो झाझरा मसूरी मिसराज पट्टी और ये अपना पूरा जंगलों का नुकसान जो किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग हैं कि देहरादून का जो घाटी का या पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। विशेष रूप से देहरादून जहां 35-36 डिग्री पर बारिश हो जाया करती थी, लास्ट ईयर 43 डिग्री तक गया है और इस बार और जाने की संभावनाएं हैं। तो ये जंगल कटना, खेती का सिकुड़ना, कंक्रीट का जंगल पैदा होना, सड़कों का चौड़ी अनावश्यक रूप से चौड़ा होना, तो सड़कों का, बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि जंगल काटे तो जा रहे हैं, नए क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं और विरोध भी हो रहा है। लेकिन विरोध जो है सतही स्तर पे हो रहा है, ये व्यापक जन आंदोलन के रूप में मुखर रूप से विरोध क्यों प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्यों ये सतही विरोध बन के रह जा रहा है? सर इसमें ऐसा है कि विकास, हम विकास विरोधी नहीं है, पहले तो ये बता दें आपको, लेकिन विकास चाहिए संतुलित। केयरिंग और बेयरिंग कैपेसिटी सिटी की क्या होगी। फिर हमारे लिए ऑलरेडी जहाँ जहाँ सड़कें मौजूद हैं, ट्रैफिक चल रहा है, अननेसेसरी हमको नहीं चाहिए। मसूरी के लिए ऑलरेडी 3 सड़कें मौजूद हैं, तो क्यों चौथी सड़क 4 लेन की जरूरत पड़ रही है उसको। और मसूरी शहर की बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वहाँ पे एक रात के अंदर हजारों आदमी इकट्ठा हो जाए। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए विकास होना चाहिए पहाड़ का। पहाड़ के अंदर केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या और भी हमारी जितनी भी जगह हैं, हर शहर की अपनी अपनी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बियॉन्ड चला गया हिसाब किताब। हम हर उस यात्रा सीजन में देखते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम विकास जो है संतुलित विकास चाहिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट फ्रेंडली विकास चाहिए, न कि इन्वायरमेंट को नुकसान करते हुए वो विकास की परिभाषा नहीं हो सकती। अभी लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। हमने पिछले दो बार यहाँ देहरादून के अंदर 2-3 बार यहाँ बड़ी रैलियाँ आयोजित की हैं और जिसमें लोग आए हैं, काफ़ी संख्या में घर से निकल गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ तक एजुकेट करना। हम वही काम आजकल कर रहे हैं, एजुकेट एंड एजुटेशन, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो शिक्षित भी करेंगे, चेतना भी बढ़ाएंगे पर्यावरण की और लोग सामने आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आने वाले समय में
हम दून घाटी के जो पर्यावरण है, जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई तो बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि वृक्षारोपण ठीक है, वृक्षारोपण जरूरी है, लेकिन जंगल को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। जंगल और वृक्षारोपण के बीच का अंतर को हमको समझना चाहिए। हम वृक्षारोपण तो कर सकती हैं सरकारें, लेकिन जंगल जो है सदियों पहले बनते हैं, सदियों से बनते आए हैं, और जंगल की अपनी इकोलॉजी होती है। तो उस इकोलॉजी को बचाने के लिए, उस जंगल को बचाने के लिए हमें जंगल को बचाना है, और जहाँ जरूरत है तो और जगहें देखी जा सकती हैं उसके लिए। तो ये भट्ट जी ने कहा कि विकास तो हुआ है, लेकिन वो संतुलित विकास नहीं है, एक तरफा विकास है, या वो समावेशी और समग्र विकास, सतत विकास उसे नहीं कहेंगे, वो एक तरफा विकास है। और एक तरफा विकास जब भी होता है वो भौतिक रूप से तो सही होता है, लेकिन पर्यावरणीय रूप से बेहद नुकसानदेह होता है। और जब पर्यावरण प्रकृति ही नहीं रहेगी तो उस विकास के क्या मतलब मायने रह जाते हैं। तो विकास अनियोजित, अव्यवस्थित विकास हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव कस्बों में तब्दील हो रहे हैं, कस्बे शहरों में तब्दील हो रहे हैं, और शहर महानगरों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन वनों का विनाश जारी है, लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, और न वो पल्लवित पुष्पित या उनका पालन पोषण सही ढंग से हो पा रहा है। अन्य लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो काफी लोग हैं यहाँ पे, देख लो आप गांधी पार्क में, चूंकि वैसे इस मुहिम में बहुत सारे लोगों को शामिल होना चाहिए था। तो दोस्तों थोड़ा हम यहाँ पे, चूंकि अभी मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, उनसे परिचय भी पूछेंगे। और मेरे ख्याल से काफ़ी समय से ये कवायद चल रही है कि देहरादून में कैसे जो कभी अपने हरियाली और अपने शानदार स्वच्छ आबोहवा के लिए जाना जाता था, उस दून को क्यों ग्रहण लग रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और क्यों विरोध के बावजूद ये विरोध मुखर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सतही विरोध बन के रह जा रहा है। आपको शायद गलत फहमी है कि ये मुखर नहीं हो रहा है। जब जब हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है इस विषय पर, तो प्रदर्शनकारी की संख्या बढ़ती जा रही है। दूनवासी देखिए, अब ये युवा वर्ग है मेरे साथ, ये इसलिए हस्ताक्षर अभियान में जुड़ रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में पेड़ कटें। तो क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है रवि चोपड़ा। रवि चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, मुखर भी हो रहा है विरोध, लेकिन फिर अगर हम 20 साल पहले या उत्तराखंड गठन से पहले देखें और अब में देखें तो इतना अंतर आ गया है। नए पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, और खाली पेड़ काटे ही जा रहे हैं, नहीं तो नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, और लगाए भी जा रहे हैं तो उनका पालन पोषण, उनको खाद पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या 15-20 साल बाद कहीं ये दूसरा दिल्ली तो न बन जाएगा? जो आप बात कर रहे हो, कागजों पे तो बहुत पेड़ लग रहे हैं। शायद आप भी जानते होंगे कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो ये पूरा राज्य पेड़ों से भरा होना चाहिए, लेकिन दिखाई तो नहीं देते हैं हमें कहीं भी। खुशी की बात यह है कि पिछले साल जब यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ी, उसके बाद यहाँ के लोग स्वयं चेत गए और तैयार हुए, और जगह जगह पर आप देखोगे इस शहर में पिछले साल हरेला के समय काफ़ी पेड़ लगाए हैं समाज ने। सरकार सक्षम नहीं है तो समाज जग जाता है। तो खासकर युवा लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चूंकि युवा लोगों का शायद मुझे लगता है कहीं वो जो हमारी मूल जड़ें हैं, जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन प्रकृति पर्यावरण, वो हमारी मूल जड़ें हैं, हमारा उनसे सहभागिता सहकारिता सभी रूपों में संबंध है, लेकिन युवा पीढ़ी क्यों उससे कटती जा रही है? यहाँ से तिलाड़ी आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन की भूमि यही रही, मैती आंदोलन की भूमि भी रही, तमाम आंदोलन की रही, और इसमें युवाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन युवा सिर्फ आज खाओ पियो ऐश करो तक सिमट के रह गया है। तो अगर ऐसा हालात क्यों है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चोपड़ा साहब? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि युवा को आह्वान कौन कर रहा है। युवा जाएं तो कहाँ जाएं? अब आप देखिए, ये दो लड़के मेरे साथ खड़े हैं और तुरंत इन्होंने हस्ताक्षर अभियान में अपना समर्थन देने की बात कही। अब आप इन्हीं से सुनिए कि इनको क्या महसूस हो रहा है, ये क्यों जुड़ना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है।
एक्चुअली मैं भी अभिषेक भाई क्यों हाँ जी। आप हस्ताक्षर करके, या सिर्फ हस्ताक्षर करना ही काफ़ी है, या आप अपने स्तर से भी कुछ करना चाहेंगे? श्योर सर, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं एक स्टार्टअप ओनर भी हूँ और मैं सर से अभी इसके बात ही करने वाला हूँ कि मैं कैसे सर को और सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं। और अभी जैसे आपने क्वेश्चन ही किया कि यूथ का क्या हो रहा है ना, कि केवल मतलब खाओ पियो ऐश करो, बट उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल का क्या हो रहा है ना, यूथ के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो रहा है, मैं तो यही चाहता हूँ कि ना हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर एक स्पेशल मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह क्रिएट होने चाहिए, रादर देन कि केवल पेपर्स में नहीं कि हमने स्लोगन्स लिखा, ये किया, बट ऐसे हमें ड्राइव करने चाहिए और अलग अलग कैंपेन्स करना चाहिए जहाँ से लोगों को क्या सपोर्ट है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अगर दो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न मैं चाहता हूँ कि अगर युवा की हम बात करें तो उनको एक हमें अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए और एक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो भी इंस्टीट्यूशन हैं। आप देहरादून से ही हैं क्या? श्योर सर, मैं बिल्कुल देहरादून से ही हूँ। मतलब घर कहाँ पर था? घर मेरा यहाँ पे है, मैं प्रेम नगर में रहता हूँ। अच्छा, तो प्रेम नगर में भी बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रेम नगर आज से 20 साल पहले हम हाँ जी, जाते हाँ जी। थे तो बहुत सुंदर था। हाँ जी, अन्य जगह भी बेहद सुंदर थी। इतनी हाँ यहाँ जी। पे ये राजपुर रोड है, यहाँ आगे इतनी हरियाली थी। हाँ जी, रायपुर रोड पे बहुत हरियाली थी। हाँ जी। ये 20-30 सालों में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ से परे है। किस ओर जा रहे हैं ये विकास की जो अवधारणा है? सर, अब मैं अगर विकास की बात करूँ ना यहाँ पर, तो जिस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए ना देहरादून उत्तराखंड में, उसका केवल अपोजिट हो रहा है। जिस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर आप बाहर की कंट्रीज़ को देखें, वहाँ पर डेवलपमेंट भी होता है, साथ साथ उनका कंजर्वेशन भी होता है। बट यहाँ पे केवल डेवलपमेंट के नाम पे केवल पेड़ को ही काटा जा रहा है। और आपने देखा होगा हरियाली, अब आप वाइल्ड लाइफ को देखो, एक ही चीज़ पेड़ काटने की वजह से कितनी सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमें, इवन वाइल्ड लाइफ। और अभी आप ग्लोबल वार्मिंग का देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये ढंग से अप्रैल भी आया ही है, स्टार्ट ही हुआ है, और आप देख सकते हैं गर्मी का प्रभाव अभी कैसा है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? और भी युवा हैं यहाँ पे, सभी लोगों के लिए क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखो, अब क्या है ना, अगर इफ़ यू रियली वांट कि देहरादून आने वाले टाइम में एक दूसरा दिल्ली ना बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी अवेयर होना पड़ेगा। और पेड़ लगाने के बारे में सोचना ही नहीं, बट पेड़ लगाना भी हमें अपना एक मोटिव बनाना पड़ेगा। और क्या है, हम अपने घरों से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब ये अवेयरनेस आगे हायर अथॉरिटीज़ पे जाएगी तो डेफिनेटली वो भी इसके बारे में कुछ एक्शन लेंगे। अभिषेक भाई हमारे साथ जुड़े थे, अन्य लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है ईशांत नेगी जी। वो ईशांत भाई, क्या आज क्या लगा आपको? ये सिर्फ एक दिन का लिए होना चाहिए ये जागरूकता, या आप अपने स्तर से क्या करने वाले हैं, या पहले क्या किया है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए? जी, हमारे पर्यावरण में बहुत खतरा हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ा कि 65,000 पेड़ों की बलि दी जाने वाली है। तो जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये सज्जन बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, कि मतलब हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो उसमें मैंने भी साइन किया है। तो अपनी तरफ से मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ से हमें बहुत फायदे होते हैं, जंगल से हमें बहुत फायदे होते हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ों से। और पेड़ लोग काट रहे हैं अपने मतलब शहर के विकास के लिए, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं हम। एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ होता है 100 पुत्र समान। हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा क्या पर्यावरण क्या है, प्रदूषित होने से बचे, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा फैले। जैसे कि गाँव है, लोग अपने लोग पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काटने से कई समस्या होती है। अपने फायदे के लोग पेड़ काट रहे हैं, मकान बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं लोग। अगर हम जंगल काटेंगे तो जंगली पशु शहरों की तरफ भागेंगे, ये जो कि गलत है। हम क्या कहते हैं कि हमें प्रतिदिन हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए, हमें जन जागरूकता फैलानी चाहिए। जैसे ये अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे मतलब हस्ताक्षर अभियान चला के इन्होंने बहुत अच्छे काम किया है। मैं तो कहता हूँ कि सभी लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। क्यों पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहते, मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी, मैं कॉलेज कर रहा हूँ, BSc। तो सुना आपने, पेड़ सिर्फ लगाने जरूरी नहीं है, बल्कि उनको बचाना, बढ़ाना, उनको खाद पानी देना सभी कुछ हमारा कर्तव्य है, और संवैधानिक कर्तव्य भी हैं। आपको पता है, मूल कर्तव्य भी में भी ये सारी चीज़ें आते हैं।
और संविधान में भी है, ये नैतिक कर्तव्य भी है, संवैधानिक कर्तव्य भी है, लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है सभी रूपों में। तो युवा लोग भी जुड़ रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए आप, हस्ताक्षर अभियान काफ़ी आगे बढ़ चुका है और लगातार आगे बढ़ ही रहा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं तो आप देख सकते हैं, ये गांधी पार्क में हैं इस समय हम, देहरादून के मूल गांधी पार्क में, और तमाम लोग हैं यहाँ पे। और अभी जल्द हरियाली का जो पर्व है वो पर्व आने वाला भी है, हरियाली का पर्व। तो यहाँ पे कुछ मातृशक्ति भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका और ये कब से आप इस कवायद से जुड़े हैं? देहरादून को कितने बदलाव आया है 20 साल, कब से हैं आप देहरादून में? क्या नाम है आपका? हम पैदा ही देहरादून में हुए हैं, निर्मला बिष्ट मेरा नाम है और हमारा जन्म ही देहरादून में हो रखा है। हमारे तो कितनी पीढ़ियां देहरादून में, लेकिन जो देहरादून था, हम जब स्कूल आते थे, कॉलेज आते थे, क्या देहरादून था। सुबह के टाइम पे कोई ठंडी ठंडी छाएं रहती, हमने कभी गर्मी नहीं देखी। सिर्फ जेठ के महीने में 1 हफ्ता या 10 दिन गर्मी होती थी, वो भी पंखे नहीं होते थे और आराम से पेड़ों के नीचे बैठ के वो गर्मी को भी हम सह लेते थे। लेकिन आज ये हाल है कि मार्च का महीना है अभी, और मार्च के महीने में हमने कपड़े उतार दिए हैं। कोई कपड़ा, सब कपड़े, ठंडे कपड़े सब ने रख दिए हैं। मतलब ये स्थिति है, घर में पंखे चलने लगे, 10 दिन के बाद लोगों के AC चलने लग जाएंगे। तो ऐसा राज्य आंदोलन भी इसीलिए आता है कि हमारा जल जंगल जमीन पे यहाँ की सुरक्षा हो। लेकिन आज हाथ ये देख लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर 65,000 पेड़ कटने को जा रहे हैं। तो बदलाव की डगर किस ओर जा रही है? क्या ये वाकई में सतत समावेशी विकास है या एक तरफा और थोपा गया विकास है? ये देखिए, विकास इनका विकास हो सकता है, जनता का कोई विकास नहीं है। जनता ऐसा विकास चाहती भी नहीं है। वो बात अलग है कि जनता सड़कों पे कितनी आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जनता ऐसा विकास नहीं चाहती है। विकास इनका हो रहा है, इनके पैसों का विकास हो रहा है। पेड़ कटेंगे, उनमें इनके ठेकेदारी होगी, इनका विकास हो रहा है। जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। ऐसा विकास हमें चाहिए भी नहीं। जिस विकास से विनाश होना हो वैसा विकास हमें नहीं चाहिए। तो सरकार क्यों मनमानी पे उतारू हो जाती है? बार बार विरोध होता है, न तो नए पेड़ लगाए जाते हैं, न उनको बचाया बढ़ाया जाता है। तो सरकार क्यों ऐसी तानाशाही और मनमानी पे उतारू है? क्या मतलब ये क्या चल रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? कौन जिम्मेदार हैं? और जिन्होंने जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिन्होंने बचाना था, एक जमाना था, लोग बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने में पेड़ काटने पे भी सजा होती थी, और कहीं तो बोलते हैं कि वही जमाना बढ़िया था। लेकिन अब जब हमारे बीच के काले अंग्रेज निकल के आए और हमारे बीच से ही निकल के गए, तो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो सरकार ही पेड़ों को कटाने का टेंडर वो निकाल रही है। तो रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। जब आप जिन्होंने इंसाफ करना था वही कटघरे में हैं। तो इन मनमानी और तानाशाही पे रोक कैसे, लगाम कौन लगाएगा? देखिए, इनका मनमानी में रोक जनता लगाएगी। जनता से सर पे कोई होता नहीं है। जिस दिन जनता को जागरूक हो जाएगी, क्योंकि जनता को तो इन्होंने धर्म के नाम पे बांट दिया है। जनता तो सोचने के लिए इन्होंने सिर्फ इसलिए उनको मजबूर कर रखा है कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, औरंगजेब क्या करता था, बाबर क्या करता था, इनको इसमें इन्होंने उलझा दिया है जनता को। लेकिन अभी नहीं, देर सवेर जनता जागेगी और इस देश का, इस राज्य का जरूर विकास होगा, बदलाव होगा। तो सुना आपने, जनता को सिर्फ शब्द और शब्द विभाग दिखाएंगे और सियासत और शिगुफे ओढ़ के, और जो सत्ता सियासत की सियासी पिच होती है उस पे जो शतरंज की मोहरों की तरह सहमत का खेल और बिसातें बिछाई जाती है और पर्दे के पीछे से सब कुछ तय होता है। और जब सब कुछ ही पूंजी इकट्ठा करने के लिए और भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए ही मंत्री से लेकर नेता, मंत्री, संतरी और नौकरशाह सभी और उनके कॉर्पोरेट दोस्त सभी, खाली पूंजी पैसा ही जब उनका धर्म बन जाए, उनका प्रिय सगल बन जाए, राजनीति, पद, पैसा, प्रतिष्ठा और सारी तरह से संग्रह करके लूट तंत्र और वोट तंत्र और नोट तंत्र में ही लोकतंत्र तब्दील हो जाए और भीड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में ही लोकतंत्र को तब्दील करने की कवायद चल रही है। तो पर्यावरण और पेड़ बचाने की सुध लेगा तो लेगा कौन, किस रूप में लेगा? ये सवाल पहले जितना ज्वलंत था आज उससे कहीं ज्यादा ज्वलंत हो गया है। न सिर्फ ज्वलंत हो गया है, बढ़ के ये एक कह सकते हैं हम बारूद के ढेर पे हैं। देहरादून जिस शहर में हम हैं वो शहर आपको जान के ताजुब होगा, मार्च में ही यहाँ 35 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ 43-44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था और इस साल मौसम का अनुमान है कि और आगे जाएगा। तो क्या ये नई
ये एक और दिल्ली बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि दिल्ली के भी हालात हमारे सत्ता सियासतदानों ने जो बनाए वो किसी से छुपे नहीं है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने फटकार लगाई, आईपीसीसी से लेकर तमाम संस्थाओं ने, यूएनओ से लेकर तमाम संस्थाओं ने फटकार लगाई। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली तो इन्होंने बिल्कुल रहने लायक नहीं छोड़ी। अब देहरादून भी उसी तर्ज पे है। तो अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं मातृ शक्ति के रूप में। थोड़ा आप नाम भी बता दीजिए और बताइए कि ये जो 65,000 पेड़ काटे जा रहे हैं और पिछले उत्तराखंड गठन के बाद यहाँ तकरीबन 2-3 लाख से भी ऊपर पेड़ काटे गए और अब तो 5-6 साल से लगातार काटे ही जा रहे हैं। तो जनता को जो बात है वो सुनी क्यों नहीं जा रही है और क्यों जनता की आवाज़ सड़क, गलियों, मोहल्लों, खेत खलिहानों से निकल के लोकतंत्र के जो मंदिर होते हैं उनकी दहलीज पे क्यों दम तोड़ देती है लोकतंत्र की आवाज और आम जनता की आवाज? देखिए, अगर ये वास्तव में लोकतंत्र होता तो जनता की आवाज कभी भी दम नहीं तोड़ती। लेकिन आज ये पूरा एक निरंकुश शासक यहाँ पे बैठ चुके हैं तो वो जनता की आवाज सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा, यहाँ के जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई को लड़ा और लड़ने के बाद इस राज्य को लिया भी। मगर राज्य बनने के बाद जिस तरह से नीतियां बनी यहाँ पे वो सीधे सीधे हमारे पर्यावरण के खिलाफ, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लूटने की जो पूरी एक साजिश रही इस पूरे राज्य के अंदर। तो आप देखिए 2000 से लेके आज तक यहीं का सवाल नहीं है, देहरादून शहर का सवाल नहीं है। आप अल्मोड़ा ले लीजिए, आप बागेश्वर ले लीजिए, आप पिथौरागढ़ ले लीजिए, आप जोशीमठ ले लीजिए, आप उत्तरकाशी ले लीजिए, चाहे बड़े बांधों के नाम पे हो, चाहे सड़क के चौड़ीकरण का सवाल हो या बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन देने का सवाल हो, वहाँ पे चाहे उन्होंने बिजनेस के नाम पे लिया हो, उद्योग के नाम पे लिया हो, आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे पेड़ कट चुके हैं राज्य बनने के बाद से लेके आज तक। और कहने का मतलब ये है इन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव, वोट, पैसा, प्रतिष्ठा और अपनी अय्यासी और ऐश के लिए दुनिया भर का संग्रह करने तक ही लोकतंत्र को सीमित कर दिया है। बिल्कुल, आज उत्तराखंड को पूरी तरह से ऐश कहा बनाया जा रहा है। आज हमारे अंकिता भंडारी का की जो हत्या हुई उसके पीछे क्या है? यही माफिया लोग तो हैं, यही भूमाफिया हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने कि वहाँ पे रिजॉर्ट बनाया था, रिजॉर्ट को फिर तोड़ा गया, उसमें यहाँ तक कि वहाँ की MLA जो थी वो भी शामिल रही। तो सवाल ये है कि आप इस राज्य को अय्याशी का अड्डा नहीं बना रहे तो क्या बना रहे हैं? आम आदमी की जरूरत क्या है? रोजगार है, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। यही तो आम आदमी की का जो सवाल है। इस राज्य को बनाने का सवाल क्या था कि हमारे जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा रोजगार मिले। और महिलाओं की जो सबसे बड़ी पीड़ा थी नशा, वो नशा खत्म हो, शराब खत्म हो। मगर शराब तो यहाँ खत्म नहीं हो और ड्रग्स के नाम पे गली गली, मोहल्लों में नशा और बढ़ा दिया है आप लोगों ने पूरी तरह से। और ग्रोसरी के नाम पे हर 1 किलोमीटर पे आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं। ये राज्य की जो लड़ाई थी पूरी की तरह, जिस राज्य को जो बनाने की मंशा थी आम जनता की, और कैसा ये राज्य होगा, आज वो राज्य तो कहीं नहीं है। हम अपने राज्य की उस अवधारणा के लिए तो अब लड़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम उन चीजों को बचाने की लड़ाई में और जुट गए हैं जो रोज नए नए नियम और कानून सरकार ला रही है, जो नए नए तरीके से हमको लूटने की साजिशें कर रही है। उसके खिलाफ हमें खड़ा होना इस समय बहुत जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। और लोकतंत्र जैसी कोई चीज तो बची नहीं है, लेकिन तब भी हमें विश्वास है अपने संविधान पे, और शायद उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ भी रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज जो ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, वो अपने जो हमारे पेड़ कट रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि अंततः अगर लोकतंत्र बचेगा भी तो इस जनता के माध्यम से ही बचेगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाली भी जनता ही होती है। अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जनता का शासन नहीं होगा, एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। तो सुना आपने, जब लोकतंत्र के रखवाले ही लोकतंत्र को, वास्तविक लोकतंत्र को छोड़कर छूटा और छद्म लोकतंत्र थोपने पे उतारू हो जाएं और लोकतंत्र को ही जब लूट तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, भीड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में तब्दील कर दें तो फिर सपने और सब्जबाग के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। सियासत और सिगोबे के अलावा कुछ रह नहीं जाता है और सिर्फ विकास होता है तो कुछ नेताओं का, कुछ मंत्री संतरियों का, कुछ राजनेताओं का और उनके कॉर्पोरेट मित्रों का, माफियाओं का विकास होता है। तो सवाल ये भी है, और युवाओं को रोजगार कहाँ है? युवाओं का रोजगार व्यवसाय ही नहीं है।
उनको मजबूर कर दिया गया है कि उनको रोजगार व्यवसाय मिले ही नहीं, या उनके अवसर सीमित कर दिए गए हैं। और अगर वो मुद्दों की बात करते हैं युवा, तो उनके लिए मुद्दों से भटकाने के लिए, उनको भ्रम और भटकाव की स्थिति में लाने के लिए, जैसे बताया गया, प्रत्येक 1 किलोमीटर पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, ड्रग्स बांटी जा रही है, और यही सब विकास के नाम पे हो रहा है। तो युवाओं को रोजगार विकास नहीं मिल पा रहा है, न वो मुद्दों पे लड़ पा रहे हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है, किस ओर जा रहा है, लोकतंत्र की दशा और दिशा क्या है, नीति और नीति क्या है। और सवाल ये भी है कि अगर सरकार का यह इसी प्रकार की ये नादिरशाही, तुगलकशाही या हिटलरशाही चलती रही, तो आगे कैसा वो होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप क्या करने वाले हैं अगर सरकार नहीं मानती है और पेड़ ऐसे बदस्तूर पेड़ों का कटान जारी रहता है, तो क्या आप करने वाले हैं आगे? हमारा भी संघर्ष जारी रहेगा। ये तो फिर तय किया जाएगा, सब लोग बैठेंगे, अगर सरकार नहीं मानेगी कि तो अगला कदम हमारा क्या होगा, ये तो मिल बैठ के सभी जनसंगठन तय करेंगे। और पूरे उत्तराखंड में, ये आपने कहा, ये पूरे उत्तराखंड, ये एक घर एक परिवार या एक आदमी की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की समस्या है। और पूरे उत्तराखंड वालों के लिए क्या कहना है आपको? पूरे उत्तराखंड के लिए ये सभी की समस्या है, प्रत्येक घर की है, प्रत्येक आदमी की है, प्रत्येक समाज की है, प्रत्येक क्षेत्र की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड के लिए, जल, जंगल, जमीन और अपने संसाधनों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही है ना, अब क्या रास्ता विकल्प है? देखिए, ऐसा नहीं है, जब लोकतंत्र में हम हैं तो जनता को जनता की मांगों को झुकना पड़ता है। देखिए, हमने ये अगर राज्य, ये देश बनाया है तो अंग्रेजों को भी झुकाया है, तब हमें ये अपनी आजादी मिली है। तो ऐसा कोई काम नामुमकिन नहीं है जो जनता चाहे वो न हो सके। हमें बहुत उम्मीद है कि जनता साथ आएगी और हम अपने पूरे प्राकृतिक संसाधनों को फिर से बचाएंगे और इन प्राकृतिक संसाधनों को जनता के हित में इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? कमला पंत जी ने बहुत ढेर सारी बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, और तमाम बातें आपने सुनी भी होंगी कि अब समय आ गया है कि पूरे उत्तराखंड पे ये संकट मंडरा रहा है, उत्तराखंड के अस्तित्व पे। क्योंकि उत्तराखंड की जो पहचान है वो पहाड़ी राज्य की रही है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन और समृद्ध और यहाँ के जो मनोरम दृश्य होते हैं वो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से, जल, जंगल, जमीन से ही होते हैं। यहाँ के जो मिश्रित जंगल होते हैं, पहाड़ी प्रजाति के जंगल होते हैं, यहाँ के तमाम संसाधन है, इससे उत्तराखंड की पहचान थी। लेकिन इस उत्तराखंड की पहचान पे ही अब एक प्रकार से ग्रहण लग रहा है। तो अब इसको बचाने की कवायद पहले चरण में चल रही, लेकिन सरकार अपने जिद पे उतारो है। तो इनका कहना है कि अब समय आ गया है कि जब पूरे उत्तराखंड को और खासकर पहाड़ वासियों को एकजुट होके, एक मत होके और जागरूक होके एक मंच पे आना चाहिए और सामूहिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, सामुदायिक रूप से अपने हक हकूकों की लड़ाई, अपने कर्तव्य, दायित्वों और अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए विभिन्न स्तरों पे और विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तो दोस्तों, आप ही तय कीजिए कि ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा विकास है, क्या ये वास्तविक विकास है या वास्तविक लोकतंत्र है, या ये लूट तंत्र है, वोट तंत्र है, नोट तंत्र है, या भीड़ तंत्र, भेड़ तंत्र में तब्दील करने की कवायद है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है लोकतंत्र का के नाम पर कि जिसमें एक ऐसा भटकाव, भ्रमजाल और भंवर जाल बनाया गया है कि जिसमें आदमी को खुद सूझता नहीं है कि राजनीतिक शून्यता की और राजनीतिक विकल्पहीनता की जिस चौराहे पर जनता खड़ी है, अब उसके सामने क्या विकल्प रह जाते हैं, ये सोचना बाकी है। सोचिए जरूर, क्योंकि लोकतंत्र ही निशाने पे है, आप ही निशाने पे हैं, आपको ही तय करना है और जनता जनार्दन ही तय करेगी। तो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड के साथ एक और वीडियो एपिसोड के साथ हम जल्द मुलाकात करते हैं। तो आप भी अपने प्रकृति पर्यावरण के प्रति जागरूक रहिए और प्रकृति पर्यावरण को बचाइए, बढ़ाइए, पल्लवित पुष्पित कीजिए। और उत्तराखंड की आन बान, शान, स्वाभिमान, पहचान, संस्कृति, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधनों से ही है। इसको बचाइए जरूर, सोचिए जरूर, क्योंकि ऐसा ना हो कि सोचने के लिए वक्त ही न रह जाए, या खोने या पाने के लिए, या कुछ खोने के लिए भी और कुछ पाने के लिए भी वक्त न रह जाए। ये तमाम चीज़ों पे हमारा अपडेट लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।